द मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल अंडर अ गिवन फुटिंग अकर्स व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल एट द लोकेशन इज। ठीक है, तो जब ये आपके पास फुटिंग है और ये ग्राउंड लेवल है, तो जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर आ जाती है उस समय क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की मिनिमम होती है। इसका प्रूफ देखना हो, इसका प्रूफ देखना होगा तो क्या करेंगे, मैराथन क्लासेस देख लेंगे। बेटा सी पर मत लगा देना सबसे बड़ा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Tarzagi's bearing capacity factor NC, NQ and N gamma are functions of। तो ये जितने भी फैक्टर होते हैं NC, NQ और N gamma वो क्या होते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल फाई पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, फाई पर, फाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लेट लोड टेस्ट ऑन अ सैंडी सॉइल, कैसी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, प्लेट लोड टेस्ट है। The test plate of 60 by 60 centimeter undergoes a settlement of 5 mm at a pressure of इतना। What will be the expected settlement of 3 by 3 meter footing under the same pressure? तो आपको प्लेट का सेटलमेंट दे रखा है, आपको विड्थ ऑफ प्लेट दे रखी है, आपको विड्थ ऑफ प्लेट दे रखी है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, और आपको सेटलमेंट दे रखा है प्लेट का कितना, 5 mm। आपको फाउंडेशन की विड्थ दे रखी है 3 मीटर और आपसे फाउंडेशन का सेटलमेंट पूछा है, जबकि प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो सभी का आंसर आ गया ए, बिल्कुल सही बात। तो देखिए भैया ये फॉर्मूला होता है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन अपॉन सेटलमेंट ऑफ प्लेट, किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए। विड्थ ऑफ फाउंडेशन इंटू विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 0.3 अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट इंटू विड्थ ऑफ फाउंडेशन प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा ये जो डायमेंशंस होती हैं ये आपकी मीटर में होती हैं, ये मीटर में होती है, ठीक है। और यहां पर सेटलमेंट उसी यूनिट में मिलेगा जिस यूनिट में आपका प्लेट का सेटलमेंट होगा, क्योंकि दोनों साइड डायमेंशनलेस है, दोनों साइड क्या है, डायमेंशनलेस। तो यहां पर दोनों क्वांटिटीज को आप मीटर में रखिएगा, जैसे विड्थ ऑफ फाउंडेशन 3 मीटर और प्लेट की जो विड्थ है वो 0.6 मीटर, ठीक है। और यहां पर ये प्लेट का सेटलमेंट आप mm में रखोगे तो फाउंडेशन का भी किसमें मिलेगा, mm में ही मिलेगा। तो लगभग कितना आ रहा है, 9 mm आ रहा है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कोहेसिव के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोहेसिव के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूपीपीएससी यही 2007 में आया था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। वेद कुमार गौतम बेटा 7:30 पर चैनल पर आ जाया करो, 7:30 पर क्लास होती है, अगर 5-10 मिनट लेट भी होता है तो वहां पर इवेंट से मालूम चल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड अलाउएबल सेटलमेंट ऑफ राफ्ट फाउंडेशन, तो राफ्ट के लिए जो रेंज होती है वो 40 से कितनी होती है, 65 mm होती है। तो ये टेबल आप याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन इस टेबल पर पूछे गए हैं कि सैंड के लिए आइसोलेटेड फाउंडेशन है तो जो मैक्सिमम सेटलमेंट होता है वो 40 mm होता है, जबकि डिफरेंशियल सेटलमेंट दोनों फाउंडेशन में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, ठीक है, वो 25 mm होता है। जबकि राफ्ट के लिए इसमें रेंज होती है 40 से 65 और मैक्सिमम डिफरेंशियल ये भी 25 ही होता है। जबकि अगर हम किले की बात करते हैं तो किले के लिए अगर आइसोलेटेड फाउंडेशन है तो मैक्सिमम 65, डिफरेंशियल 40, राफ्ट में ये 65 से 100 और ये 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंडी सॉइल, ठीक है भैया। तो सैंडी सॉइल पर क्या है, 25 mm ही रहना है, ठीक है। चाहे आपका राफ्ट हो चाहे आइसोलेटेड हो, दोनों के लिए कितना रहना है, 25 mm ही रहना है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है कि जैसे एक फुटिंग आपके पास ये थी और एक फुटिंग आपके पास ये थी, दोनों पहले सेम लेवल पर थे।
अब ये दोनों का ही सेटलमेंट नीचे की तरफ हुआ, पहले यहां पर थे, दोनों का ही सेटलमेंट नीचे हुआ, बट ये वाली थोड़ी सी ज्यादा सेटल हो गई, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, डिफरेंशियल सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं मोहित श्रीवास्तव, करने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई करो बेटा। बेल आइकन प्रेस कर रखा है ना, तभी नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? जिनको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन है, वो वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं इनके लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर लो, वहां लेक्चर शेयर होते हैं। अरे हटाओ ना इनको, कौन डिसलाइक करेगा कौन नहीं करेगा, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, खत्म करो इनको, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी कुछ शैतानी शुरू में करते हैं, बाद में हटा के चले जाते हैं, कुछ अपने बालक हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यार। A footing 2 meter by 1 meter exerts a uniform pressure of 150 kilonewton per meter square on the soil। ठीक है, तो कोई फुटिंग है, ठीक, ये यहां पर सॉइल पर जो प्रेशर लगा रही है अभी, ये प्रेशर आपका कितने का लग रहा है? 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, इतने का प्रेशर लग रहा है। और इस फुटिंग का जो साइज है, इस फुटिंग का जो साइज है वो कितना है? 2 मीटर बाई 1 मीटर। तो ये जो विड्थ है इसकी वो 1 मीटर है, और जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग अ लोड डिस्पर्जन ऑफ 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल। तो लोड डिस्पर्जन क्या होता है समझिएगा। लोड डिस्पर्जन क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेन्युलर पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान देना, जब लोड जैसे यहां पर आया तो लोड इससे क्या होता है, यहां ट्रांसफर होता है, इन दोनों पर जाता है, फिर इनसे ये लोड यहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा ये इधर भी जाएगा, फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये लोड क्या होता है, एक लार्जर सरफेस पर क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये लोड क्या जा रहा है, इंक्लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या डिस्पर्स हो रहा है। तो जो लोड डिस्पर्स हो रहा है वो आपका 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल है। कितना है? तो यहां पर है 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या होता है कि अगर ये डिस्टेंस 2x है तो ये डिस्टेंस x होगी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी x होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये लेंथ l थी, अगर ये लेंथ l थी तो नई लेंथ कितनी मिल गई आपके पास? l प्लस 2x ही हो गई। तो जब कभी भी 2 वर्टिकल, इस रेशियो को ध्यान रखना, ये डायरेक्टली आप करोगे। अगर 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल का, अगर 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल का अगर लोड डिस्पर्जन है, तो याद रखिएगा जो नई डायमेंशन होगी वो कैसे मिलेंगी आपको? जो नई डायमेंशन होंगी L बराबर ये हो जाएगा स्मॉल l प्लस वाई, और जो विड्थ होगी नई वो हो जाएगी b प्लस वाई, v प्लस वाई, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है यार। देखो अगर आपस में उलझोगे ना मैं भगा दूंगा, मैं बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं पढ़ाई करो, फालतू में उलझो नहीं, ठीक है। अननेसेसरी कमेंट बॉक्स में गड़बड़ करोगे तो फिर ठीक है, अपने से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई से मतलब रखो।
तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये L था, तो ये हम लोग 2x नीचे गए तो x और x मिलाकर ये जो नई डायमेंशन है वो कितनी मिल गई, L प्लस 2x ही मिल गई। बात समझ में आ गई। अब जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, या जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है आपके पास, ठीक है। तो स्ट्रेस बराबर आपके पास होता है लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। अब इनिशियली जो लोड लग रहा है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वहां पर हमें प्रेशर दिया हुआ है, तो ये करेगा प्रेशर इंटू एल इंटू बी, प्रेशर इंटू एरिया अपॉन नई डायमेंशन कितनी रहेंगी, एल इंटू कैपिटल बी। हाँ, यही मेथड आपका ट्रेपेजॉइडल मेथड भी है, यही मेथड आपका क्या है, ट्रेपेजॉइडल मेथड भी है। तो भैया प्रेशर इंटेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 150, लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर, और विड्थ कितनी दे रखी है 1 मीटर। अब जो नई डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी रहेगी, तो 2 प्लस कितना नीचे जा रहे हैं, तो आपसे पूछा हुआ है द एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट 1 मीटर बिलो दी फुटिंग, फुटिंग से 1 मीटर नीचे, 1 मीटर नीचे। तो 1 मीटर नीचे जाने पर नई डायमेंशन लंबाई कितनी रहेगी 2 प्लस 1, और चौड़ाई कितनी रहेगी 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2, 2 से 2 कटा, 3 पंजे 15, 50 आ गया। आंसर इज 50, तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस किया कि अगली बार अगर ये सवाल आएगा, अगली बार अगर ये एग्जाम में सवाल आता है तो आपको इतना समय नहीं लगना है, इतना टाइम नहीं लगना है। आप डायरेक्टली लिखोगे सिग्मा बराबर ये रही प्रेशर इंटेंसिटी, ये रही लेंथ, ये रही विड्थ, अपॉन कैपिटल एल की जगह क्या लिख देना, सिंपल सा एल प्लस वाई, और ये वी प्लस वाई। वाई क्या है, जितनी डेप्थ है वो हो गई, बस आ गया आपके पास आंसर। प्रेशर इंटू इनिशियल एरिया से आपने फोर्स कैलकुलेट कर दिया, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया हो जाएगा जिस पर लोड डिस्पर्स हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को इसने ज्यादा डिस्कस कर दिया आपसे, कितना हो गया 150 था इंटू 2 इंटू 1 अपॉन सिंपली 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। प्रॉब्लम इज सॉल्व, दैट्स इट। बट ये तभी वर्क करेगा, ये तभी वर्क करेगा जब क्या होगा, 2:1 का होगा। कुछ और होगा तो उसमें आप बेसिक से हमेशा प्रॉब्लम को कर सकते हैं बिना रट्टा लगाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of width of foundation to the width of plate is 5 times, if the ratio of width of foundation to the width of plate, तो width of foundation upon width of plate दे रखा है आपको कितना 5, the ratio of corresponding settlement in a clay soil। ठीक है, तो याद रखिएगा क्ले सॉइल के लिए जो सेटलमेंट का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या सेटलमेंट का रेशियो सेम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेम रेशियो हो जाएगा 5:1। जबकि जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो अनचेंज रहती है, बियरिंग कैपेसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बियरिंग कैपेसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। और सेटलमेंट का रेशियो क्या होता है, फाउंडेशन और प्लेट के जो विड्थ है उनके रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल टू एस्टिमेट। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस सवाल की शोहरत, तो अभी तक मेरे ख्याल से बस यूपीपीएससी में ही नहीं आया, तो शायद इस बार आ जाइए यूपीपीएससी में, एई में। तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रदीप भास्कर, क्या भैया नन काहे लगा रहे हो, आंसर क्या होगा इसका सी, दोनों के लिए होता है। अभी तो देख बताया हमने, बेयरिंग कैपेसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, और सेटलमेंट भी, दोनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, rise of water table in cohesion less soil
अप टू ग्राउंड सरफेस रिड्यूसेस द नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली बाई। तो आंसर क्या रहेगा? 50%, 50% तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कोहेशन वाली टर्म आती नहीं है और बाकी दोनों टर्म जो होती हैं उन पर 50% का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन क्लासेस में इनका पूरा प्रूफ भी करवा रखा है आपको। A wooden pile is being driven with a drop hammer weighing 20 किलोटन। तो जो ड्रॉप हैमर का वेट है वो 20 किलोटन दे रखा है। एंड हैविंग अ फ्री फॉल ऑफ 1 मीटर, जो फ्री फॉल है वो 1 मीटर, 1 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है। द पेनिटेशन इन द लास्ट बिलो में जो पेनिटेशन है वो 5 mm का है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल एज पर इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला। तो बिल्कुल सही जवाब। अभी सॉल्व कर रहे हो हाथों हाथ या पुराना याद है? अभी कर रहे हो ना हाथों हाथ? जिसने पहले कर रखा है वो भी दोबारा सॉल्व करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन की भी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो देखिए भैया, लोड आपको W दे रखा है 20 किलो न्यूटन, फ्री फॉल दे रखा है 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में लेना होता है, याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर। और जो सेटलमेंट है लास्ट बिलो में उसको भी सेंटीमीटर में रखना होता है, तो 5 mm का हो गया 0.5 सेंटीमीटर। जो इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो लोड है अलाउएबल वो है W इंटू एच अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एस प्लस सी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पर लिया जाता है 6 का, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर फॉर ड्रॉप हैमर। सारी वैल्यू रख दो, 20 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 0.5 प्लस 2.5। ठीक है भैया, तो ये 3 हो गया और 3 चंग 18, तो 20 अपॉन 18 करेंगे तो वैल्यू 1 से स्लाइटली ज्यादा मिलेगी। तो 1 से स्लाइटली ज्यादा बड़ी वैल्यू को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करनी है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 3 चंग 18, 20/18, एक से ज्यादा जरा सी वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू 100 से थोड़ी ज्यादा मिलेगी। 100 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू केवल एक ही है, ये दोनों वैल्यू तो होंगी नहीं, ये बहुत ज्यादा है वैल्यू, तो यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, आपको कैलकुलेशन में इन चीजों को भी देखते हुए चलना है कि कब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है और कब नहीं करनी है। आज मैं एक सॉइल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी आपको यही टेक्निक लगेगी, बिना एक्चुअल प्रोसेस के जाए आप आंसर कर सकते हैं तुरंत। कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर अ रिजिड फुटिंग resting on clay at the edge and the center are। दिलीप गड़बड़ कर गए क्या? आंसर गड़बड़ कर गए। अब दिलीप क्वेश्चन आंसर मिटाते बेटा, पढ़ लिया, अब एक -1 हो गया तुम्हारा। आंसर इज सी। किले पर जब रिजिड फुटिंग होती है तो सेटलमेंट तो आपका क्या रहता है? सेम रहता है, और जो प्रेशर डायग्राम होता है वो ऐसा बनता है, इस तरह का। सैंड के लिए कैसा बनता है? ऐसा। सैंड के लिए स्माइली और इसके लिए आपका ऐसा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पर मैक्सिमम होता है और यहां सेंटर पर क्या होता है? मिनिमम। तो एजेस पर मैक्सिमम और यहां पर मिनिमम। तो एज पर पहले, तो एज पर मैक्सिमम, सेंटर पर मिनिमम। ठीक है जी। ये क्वेश्चन तो जितनी बार आप कर सकें उतना अच्छा है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और भूल भी जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ एनलार्ज्ड बोर और बल्ब फॉर अंडर रीम्ड पाइल्स यूज्ड इन एक्सपेंसिव सॉइल इज जनरली टेकन एज। ठीक है, तो अंडर रीम्ड पाइल्स में क्या होता है? इस तरह के यहाँ बल्ब बना दिए जाते हैं, तो इनकी स्पेसिंग जो होती है वो लगभग 1 के बराबर होती है, और ये जो डायमीटर होता है वो आपका कितना हो जाता है? 2 to 3 टाइम्स। आंसर इज सी, है ना, 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, वेरी गुड, सबको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब 30 सेंटीमीटर डायामीटर फ्रिक्शन पाइल, ठीक है, तो जो डायामीटर है पाइल का वो है 30 सेंटीमीटर, इज एम्बेडेड 10 मीटर, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, इनटू अ होमोजीनियस कंसोलिडेटेड डिपॉजिट, यूनिट कोहेशन डेवलप्ड बिटवीन क्ले एंड पाइल शाफ्ट इज 4 टन पर मीटर स्क्वायर। कोहेशन आपको दे रखा है 4 टन पर मीटर स्क्वायर। जो एडेशन फैक्टर है वो आपको दे रखा है 0.7, अल्फा की वैल्यू 0.7। आपसे पूछा है दी सेफ लोड फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है आपको, 2.5 दे रखा है। तो याद रखिएगा ये कैसी पाइल है, फ्रिक्शन पाइल है, तो आपने एंड बियरिंग को कंसीडर नहीं करना है, आपने यहां पर एंड बियरिंग को कंसीडर नहीं करना है। तो हमारी ये जो पाइल फाउंडेशन होती है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, इसके सरफेस एरिया पर लगेगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है पाई डी एल, 2 पाई आर एल या पाई डी एल। और ये जो स्किन फ्रिक्शन होता है, स्किन फ्रिक्शन, इसको हम लोग लिख देते हैं एफ एस से, तो यही आपके पास क्या हो जाती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी आ जाती है पी। ठीक है, अब अगर अलाउएबल लोड निकालना है तो इसे क्या कर देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। अभी जो फ्रिक्शन डेवलप होता है ये कोहेशन नहीं, ये एडहेशन होता है। तो कोहेशन को एडहेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो कोहेशन होता है इसे इस कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन गया पाई डी एल इंटू अल्फा सी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है भैया, तो सारी वैल्यूज लगा दीजिएगा। 3.14, डायामीटर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, अल्फा दे रखा है 0.7, और ये है 4 टन पर मीटर स्क्वायर, तो 4 लिख दो अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। तो आपका आंसर टन में आ जाएगा। कितना आ रहा है टन में, टन 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 10.55 सी आ रहा है। ठीक है, तो आगे से डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, अल्फा इंटू सी इंटू पाई डी एल। ठीक है, बाकी बेसिक से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो अ रिजिड फुटिंग, अगेन रिजिड फुटिंग की बात हो रही है, ऑन द सरफेस ऑफ अ कोहेसिव सॉइल। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, बस सवाल को पूछने का तरीका बदल गया। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एजेस। बिल्कुल सही। भैया अगर डिप्लोमा के सिलेबस में सॉइल मैकेनिक्स नहीं आती हो और ये सब नहीं हो तो मत पढ़ो। तीन साल का डिप्लोमा कर लेते हो, 4 साल का बीटेक कर लेते हो, और आप लोगों को अपना सिलेबस ही पता नहीं चलता कि क्या हमारे सिलेबस में है और क्या नहीं है। तो बेटा कैसे नौकरी मिलेगी, फिर कहते हो कि हम बेरोजगार घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। गलत बात है ना। A group of 9 piles 12 meter long and 250 mm in diameter is arranged in a square form in clay having undrained shear strength of 30 kilonewton per meter square. Neglecting bearing at top of the piles and taking adhesion factor 0.9. Ultimate capacity of all piles in individual action. In individual action. ठीक है भाई। तो अगेन क्या करेंगे आप, जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया था वही फॉर्मूला आपका यहां पर हो जाएगा, अल्फा इंटू सी इंटू पाई डी एल लगा देंगे। अब कितनी पाइल है आपके पास, फाउंडेशन है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, 9 से मल्टीप्लाई। एंड बियरिंग को आपको क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट बोला है, नेग्लेक्ट करने को बोला है। ठीक है, अब यहां पर कोहेशन आपको सीधे सीधे नहीं दिया है, तो जो कोहेशन होता है वो आपके पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन 2 होता है। ठीक है भाई, इतनी जल्दी ऐसे कर रहे हैं क्योंकि बालक पहले से प्रिपेयर्ड है। आपको बहुत कंपटीशन है भैया, इस बार बहुत कंपटीशन है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो QRP में आते रहिए, बाकियों को जल्दी जल्दी आंसर करते देखते रहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये सब तो फटाफट आंसर दे देते हैं। लाइव अटेंड करने का ये भी एक फायदा होता है, आप दूसरों से कॉम्पीट करते हो, आप देखते हो कि आपका कॉम्पिटिटर 5 सेकंड में सवाल देखते ही आंसर दे देता है, और आप सवाल पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आंसर देंगे। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होना पाइल अंडर वर्टिकल कंप्रेसिव लोड एक्ट्स। ठीक है, तो वैसे तो क्या होता है कि ये सॉइल है, और ये हमारे पास यहां पर ये पाइल फाउंडेशन है। तो जब लोड लगेगा पाइल पर, तो इसका मूवमेंट कहां होगा, नीचे की ओर होगा। इसका मूवमेंट कहां होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, जब इसका मूवमेंट नीचे की ओर होता है तो इस पर फ्रिक्शन, जो स्किन फ्रिक्शन होता है, वो कहां डेवलप होता है, ऊपर की ओर होता है। लेकिन जब इसके आसपास की सॉइल क्या होती है, लूज होती है, तो ये सॉइल जब नीचे जाती है तो अपने साथ क्या करती है, पाइल फाउंडेशन को भी नीचे ले आने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि इस पर जो पाइल होगी वो फ्रिक्शन कहां लगाएगी, ऊपर की ओर, तो बदले में ये क्या लगाएगा, नीचे की ओर। तो निगेटिव फ्रिक्शन क्या करता है, डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, डाउनवर्ड लगता है, और लोड कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। A sampling tube has an inner diameter of 80 mm and outer diameter of 88 mm. The area ratio is, यहां पर केवल इसरो में दिख रहा होगा, लेकिन ये भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, जो सैंपलर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग सॉइल सैंपल लेते हैं, उनका एरिया रेशियो होता है। एरिया रेशियो क्या होता है आपके पास, d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन, याद रखिएगा, d1 स्क्वायर, जहां d2 क्या होता है, आउटर डायमीटर, और d1 क्या होता है, इनर डायमीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d2 प्लस d1 इंटू d2 माइनस d1 एंड d1 का स्क्वायर। तो आउटर डायमीटर कितना है, 88, तो 88 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे कर दो, तो 168 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 अपॉन 80 का स्क्वायर, तो 80 इंटू 80। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका एरिया रेशियो आ जाएगा। तो 0.21 जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अगले सवाल में देखिए, केवल इसका डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लिया है। द गिवन फिगर रिलेट्स टू डिजाइन फीचर्स ऑफ सैंपलर्स। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, ये आउटर डायमीटर है, यहां पर कटर साइड में ये D2 है और ये आपका D1 है, तो यहां से सॉइल सैंपल जो है वो अंदर जाता है। तो एरिया रेशियो अभी हमने कर लिया, आंसर क्या था इसका, बी था, इसी पर हमने न्यूमेरिकल किया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ सैंपलिंग ऑपरेशन द ड्राइव सैंपलर इज एडवांस 600 mm and the length of the sample recovered is 525 mm. What is the recovery ratio of the sample? नाम से मालूम चला है रिकवरी रेशियो क्या होगा भाई, आपने जो सैंपलर था उसको सॉइल के अंदर कितना लेकर गए, 600, तो इनपुट कितने का है, 600 का। जब हमने सैंपलर को बाहर निकाला, जब हमने सैंपलर को बाहर निकाला तो कितने की रिकवरी हुई, 525 की। तो रिकवरी रेशियो क्या हो गया, 525 बटा 600, कितना आ रहा है, 0.875। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इन सॉइल इज गिवन बाई। या डिजिटल बोर्ड में उसमें फर्क क्या है ना, वहां भी वही है कि क्वेश्चन लिखना ना पड़े, पहले से क्वेश्चन लगा दो, पहले से PDF लगा दो, यही सब काम वहां, यही सब यहां पर है। ठीक है, तो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है कि लोड इंटेंसिटी अगर Q है तो आपको एक इसके Q के 0.2 टाइम्स तक आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the observed value of n exceeds 15, the corrected penetration number NC as per Terzaghi's and Peck recommendation in silty fine sands will be.
तो आपको मालूम है जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है आपके पास, ठीक है, इसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, करेक्शन लगाने पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 15 से ज्यादा होती है, अगर ये वैल्यू आपके पास क्या होती है 15 से ज्यादा होती है, तो आप 15 तो आप ले लेते हो कि भाई ठीक है, अगर वैल्यू 25 है तो 25 में से 25 तो साइड में लगा दो, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उसका हम 50% ही लेते हैं, उसका क्या करते हैं 50% ही लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 15 तो हमने पूरी पूरी ले ली, बाकी जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उसमें से 15 को माइनस करके जो एक्स्ट्रा थी वो आ गई, और उसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉपी बना लीजिए जिसमें इस तरह की जितनी भी टेबल्स हैं उनको आप लिख लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं इन टेबल पर, और हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टेबल हैं, आरसीसी में टेबल है, स्टील में टेबल है, यहां पर है, ठीक है, हर जगह पर ये टेबल्स वगैरह हैं। तो द रेंज ऑफ एन वैल्यूज फॉर अ वेरी वेरी लूज सेट, वेरी लूज के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से 4 होती है। अगर पेनिट्रेशन वैल्यू की वैल्यू आपके पास 0 से 4 है तो वेरी लूज, 4 से 10 है तो लूज, 10 से 30 है तो मीडियम, और 30 से 50 है तो डेंस, ठीक है भैया। तो जो काम आपका रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स करता है वही आपका क्या कर रहा है, ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट भी यहां पर आपका कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में एक कोरिलेशन तो बिल्कुल स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्स। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स को मिला देते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल करती हैं। जैसे आपने सैंड में किले को कर दिया, तो सैंड में किले को मिलाने से क्या होता है, सैंड के अंदर कोहेसन नहीं है और किले के अंदर परमेबिलिटी नहीं है। तो हमें एक ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत कोहेसन भी हो और जिसके अंदर परमेबिलिटी हो, तो दोनों को मिला दो, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन विल बी बेस्ट फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए बेस्ट क्या रहता है कि आप इसमें लाइम मिला दो 4 से 6% सॉइल के वेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को देखो बार बार अलग तरीके से पूछा हुआ, लाइम स्टेबलाइजेशन वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है, हाईली प्लास्टिक क्लेई सॉइल होती है, क्योंकि एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो उसी का नाम दूसरे तरीके से पूछ लिया, उसी का नाम दूसरे तरीके से पूछ लिया। विटुमन स्टेबलाइजेशन कहां करते हैं, विटुमन। तो सैंडी सॉइल के लिए आप क्या कर देंगे, विटुमन कर देंगे, ठीक है, विटुमन। In a Newmark's influence chart stress distribution, there are 40 concentric circles and 50 radial lines. The influence factor of the chart is. तो हम जो न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट होता है इसको किस लिए यूज करते हैं, टू कैलकुलेट वर्टिकल स्ट्रेसेस। जब सॉइल पर लोड लगता है तो उसकी वजह से सर्टेन डेप्थ पर वर्टिकल स्ट्रेसेस लगते हैं जिनकी वजह से सॉइल का फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो उनको हम लोग इस चार्ट की हेल्प से, कोई रैंडम एरिया होता है तो उस पर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, और कुछ रेडियल लाइंस। तो ये पूरा क्या है, डिफरेंट सेक्टोरल एरियाज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम जिस भी एरिया पर हमें लोड की वजह से स्ट्रेस निकालनी है उसको यहां पर रखेंगे और ये एरिया, नंबर ऑफ एरिया काउंट कर लेंगे, और सबको क्या कहता है, इनको हर एरिया का कुछ ना कुछ एक इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो सिंपल सा क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एरिया बनेंगे वो कितने होते हैं, 1/m इंटू एन, 1/m इंटू एन, जहां m क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और n क्या हो जाएंगी, रेडियल लाइन।
तो सिंपल सा क्या रहेगा 1/50 इंटू 40, यही है ना 50 गुणा 40, तो 1/2000। ठीक है, तो डेसिमल में ही घूम जाओगे बस। तो क्या आंसर आ रहा है सभी का? डी आ रहा है। देखो कीर्तन ने जैसे गड़बड़ कर दी, कीर्तन ने लिख दिया 0.005, 005। बेटा प्लान बनाएंगे और प्लान को इसके ऊपर रख देंगे, प्लान को इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो जो आड़ा तिरछा एरिया होगा उसमें कितने जो डिविजन है वो उस पे आ रहे हैं, वहां से मालूम चल जाएंगे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। ठीक है, तो इसको बनाया है इस तरीके से है कि आप थोड़ा सा डेसिमल में गड़बड़ कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the void ratio at the densest, loosest and natural states of a sand deposit are 0.2, 0.6 and 0.4. Relative density for this deposit will be, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही 50%। क्या फॉर्मूला होता है? ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इंपॉर्टेंट है ये भी, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो 0.6 माइनस 0.4 अपॉन 0.6 माइनस 0.2 सॉल्व करेंगे 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a soil has a shrinkage limit of 20%, shrinkage limit दे रखी है 20%, and specific gravity of soil is 2.7, the porosity of the soil at shrinkage limit will be, soil की porosity बतानी है। ये चार्ट आपको याद होगा, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। दिलीप 0.212 कैसे आ रहा है तुम्हारा? तो श्रिंकेज लिमिट ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिस पर सॉइल जस्ट सैचुरेटेड होती है। ठीक है, सॉइल क्या होती है? जस्ट सैचुरेटेड होती है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट आपको मालूम चल गया, आप एस ई बराबर डब्ल्यू जी लगाओगे, जी आपको गिवन है, एस की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 हो जाएगी, वाटर कंटेंट जो रहेगा वो 0.2 हो जाएगा, जी की वैल्यू कितनी? 2.7 हो जाएगी, यहां से वॉइड रेशो आ जाएगा। और एक बार जब वॉइड रेशो हो जाएगा तो आपका मालूम है जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है? ई अपॉन 1 प्लस ई होती है। ये यूपीपीएससी में ही आपके ये सवाल आया हुआ है, तो अच्छा सवाल था ये। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर आएगा 0.35, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the liquid limit of a soil is 40% and the plasticity index is 12%, then the soil can be classified as। अब देखो इस सवाल को करने के लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर ध्यान दो, जब लिक्विड लिमिट अगर 40% है तो लिक्विड लिमिट 40% होने पर आपको मालूम है इसकी जो प्लास्टिसिटी होगी वो मीडियम होगी। क्यों? क्योंकि 35 से कम होता है तो लो होती है और 50 से ज्यादा है तो हाई होती है, और है ये 40, तो क्या है? मीडियम। अब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मीडियम है, ये हाई प्लास्टिसिटी गलत, लो प्लास्टिसिटी गलत, लो कंप्रेसिबिलिटी गलत। तो क्या है? मीडियम कंप्रेसिबिलिटी या मीडियम प्लास्टिसिटी दोनों बोला जाता है, एक ही बात है, कुछ और करना ही नहीं, केवल इतने से ही हो जाएगा, इतने से ही हो जाएगा।
अभी विजन बैच में सॉइल नहीं हुई है, लेकिन सॉइल की मैराथन क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है, उनको आप देख सकते हो। ठीक है, बिना एक्चुअल प्रोसेस में जाए आप इस प्रॉब्लम को बड़ी इजीली इस तरह से आप कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजन मैक्स में मैकेनिक्स सोम और स्ट्रक्चर हो गया, स्टील स्टार्ट करना। अब पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, टेस्ट की तरह ही लेना बेटा, टेस्ट की तरह ही लेना, तभी फायदा होगा। पढ़कर आओ, पढ़कर आओ और इसको टेस्ट की तरह करो, पढ़कर आओ और टेस्ट की तरह करो। तो पिक्नोमीटर से आप क्या कर सकते हो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। यूपीपीएससी में 2007 में आया हुआ है। यूपीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, उन पर विशेष नजर बना के रखनी है, क्योंकि यूपीपीएससी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, कल एफएम होगा, एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स, आज सॉइल मैकेनिक्स, कल फ्लूइड मैकेनिक्स। Radius of influence R can be related to drawdown in a well S and coefficient of permeability K in meter per second। ठीक है भाई, तो ये कुआं था, इस कुएं में पहले घड़े में थोड़ा पानी था। बचपन में एक कहानी पढ़ते वो थे ना, एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। तो पहले वाटर टेबल यहां थी, जब हमने पंपिंग स्टार्ट की तो पंपिंग स्टार्ट करने पर यहां पर वाटर टेबल कहां हो गई, यहां पहुंच गए। तो भैया ये होता है हमारा ड्रॉ डाउन। जब यहां वाटर जाता है तो यहां साइड से पानी आता है, यहां पर सॉइल की परमेबिलिटी की वजह से इसको भरने के लिए, जिसकी वजह से कुएं के चारों तरफ की जो जगह होती है वहां वाटर टेबल डाउन होने लगती है। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां वाटर टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके आगे कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो क्या रहेगा, आर बराबर 3000 एस अंडर रूट के, जहां के क्या होती है, परमेबिलिटी होती है, के क्या होती है, परमेबिलिटी होती है। ठीक है, हाँ भैया, पूरा सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आप तो पूरा पढ़कर पूरा रिवाइज करके आएंगे। हिमांशु, क्वेश्चन आने से पहले आंसर कैसे आ जा रहा है, क्योंकि लोगों ने पढ़ रखा है, बच्चों ने पढ़ रखा है, आप भी पढ़कर आओ। If the compressibility of a soil is 0.8 mm per second, the type of soil is, ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, बी सेंट। भैया ग्रेवल की इतनी कम थोड़ी ना होती है, इसमें भी ये टेबल है, आपको ये याद करना पड़ेगा। क्लीन ग्रेवल की होती है 10 mm पर सेकेंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोर्स एंड मीडियम सैंड की 10⁻⁻2 से 10, फाइन और लूज सैंड की इतना, देन डेंस सिल्ट और क्ले सैंड, देन क्ले। इसको आप चाहो तो एक नंबर लाइन पर आप इसे प्लॉट कर सकते हो। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हो। यह आपका हो जाएगा 10 mm या 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भैया सबसे ज्यादा किसकी होगी, ग्रेवल की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, क्ले की। तो इधर आ जाएगा आपके पास क्ले, और बाकी सारी वैल्यूज आप क्या कर देंगे, इधर बीच में लगा देंगे। तो 10⁻⁻5 है, तो ये कर लेना 10⁻⁻4, और ये रहेगा आपके पास 10⁻⁻2। ठीक है, माइनस पावर ध्यान रखो, -5 -4 -2। ठीक है, और ये सीधे सीधे 10।
अब जो भी वैल्यूज थी वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे बीच में। ये आपके पास कोर्स सैंड है, ठीक है, इसमें आप फाइन सैंड कर देना, यहां आप सिल्ट कर देना, सिल्ट कर। जैसा मैंने बोला था भैया, ये तभी याद होगा डेटा जब आप इसको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में आप लिख लेंगे। द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉइड्स रेशियो ऑफ सॉइल ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो जब सॉइल पर हम लोग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, स्ट्रेस डेवलप होती है, तो वहां पर वॉइड रेशियो डिक्रीज करता है। तो आपने क्या किया, डेल्टा सिग्मा बार, इतना आपने इफेक्टिव स्ट्रेस को चेंज किया, और वॉइड रेशियो में चेंज आया डेल्टा ई का, तो इस कोफिशिएंट को क्या बोला था, ए बी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर इसी वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस ई नॉट इनिशियल वॉइड रेशियो से डिवाइड करते हैं, तो यही क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन इंडेक्स एंड कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये 4 कांस्टेंट होते हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the initial and final void ratio of a Cayley sample in a consolidation test are 1 and 0.5. Initial void ratio दे रखा है और final दे रखा है respectively. If the initial thickness of the sample is 2.4 centimeter, then the final thickness तो डेल्टा H अपॉन H नॉट, ये होता है हमारे पास डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट। तो यहां से डेल्टा H आपके पास आ जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा आपके पास डेल्टा E अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट। तो ये चेंज इन डेप्थ आ गया, लेकिन आपसे फाइनल, आपसे क्या पूछा है, फाइनल डेप्थ पूछी है, तो एच नॉट माइनस डेल्टा एच कर दी। अब यह सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है। तो पहले वॉइड रेशियो कितना था 1, और बाद में कितना हो गया 0.5, तो डेल्टा ई चेंज कितने का आया 0.5 का, अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस ई नॉट है ना, और इंटू एच नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इनिशियल थिकनेस कितनी थी 2.4 थी, 2.4 थी, तो यहां से क्या देगा डेल्टा एच आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 इसे काटेंगे 1.2, 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60, 0.6, और 0.6 माइनस कर देना 2.4 में से कितना देगा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। ललित गवाली जी, बेटा वो बचपन में वो दोहा इसलिए सुनाया जाता था, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, है ना, बार बार प्रैक्टिस, एक बार से नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो। Tarzagi's basic differential equation for one dimensional consolidation of clay soil is, ठीक है भाई। तो टर्जागीज इक्वेशन क्या होती है, टर्जागीज इक्वेशन पोर वाटर प्रेशर के डिसिपेशन को डेप्थ और टाइम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताती है। तो डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू सी बी इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। जेड क्या है डेप्थ, टी क्या है टाइम, ठीक है, सी बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कभी कभी तो क्वेश्चन सामने आता तो आवाज भी आती है आपकी, मतलब अच्छा लोग क्वेश्चन सुनते समय पढ़ते समय चलिए भैया। सो डायमेंशनल यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज, तो क्या आंसर है इसका ए, बिल्कुल सही, सबको रटा हुआ है। तो भैया टाइम फैक्टर बराबर क्या होता है सी बी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। अब ये क्या होता है आपके पास डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो डी इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, टाइम अपॉन में जाएगा तो सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड यानी कि एल स्क्वायर टी माइनस 1, बिल्कुल सही। मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है,
मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसी और की भी यूनिट होती है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसी और की भी यूनिट होती है, किसकी होती है? डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बहुत फेमस है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बता सकते हो किसका होता है? कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी यही होता है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी। ठीक है, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सी बी, यहां पर बी को विस्कोसिटी समझ लो, ये विस्कोसिटी हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statements regarding coefficient of consolidation CB is correct? CB, तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है CB MB गामा W। CB क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। MB क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर द गिवन सिचुएशन MB और गामा W को कांस्टेंट आप अगर मानोगे तो CB क्या होगा? K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The phenomena when soil loses its shear strength due to oscillatory motion is known as। तो जैसे सॉइल है, सॉइल में अगर वाइब्रेशन कर दिया जाए, उसको थोड़ा थपथपा दिया जाए, तो क्या होता है? पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, और पोर वाटर प्रेशर डेवलप होने से आपको मालूम है इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज कर जाती है, और इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करने से सॉइल को अगर वाइब्रेशन किया जाता है तो क्या होता है? पोर वाटर प्रेशर डेवलप होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विफेक्शन। क्या बोलते हैं? लिक्विफेक्शन। यूपीपीएससी में आया हुआ सवाल है। आपको मालूम है ट्राई एक्सियल टेस्ट हम लोग क्या किस लिए करते हैं? कि जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी इक्वेशन देखी थी, टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा बार 10 फाई प्लस सी। तो ये जो फाई है और ये जो सी है, इसको हम लोग सॉइल के शेयर पैरामीटर्स बोलते हैं। तो ये शेयर पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक ट्राई एक्सियल टेस्ट करते हैं। उस ट्राई एक्सियल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? पहले सॉइल को हर साइड से कन्फाइन करते हैं। सॉइल को हम लोग क्या करते हैं? हर एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन से पहले कुछ इनिशियल स्ट्रेस लगाते हैं, वो सिग्मा 3 होती है, इसको हम बोलते हैं सेल प्रेशर। क्या बोलते हैं? सेल प्रेशर। क्योंकि ग्राउंड में एक्चुअल में यही होता है। ग्राउंड में क्या है? अभी सॉइल जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, वहां पर सॉइल है, उस सॉइल में कुछ ना कुछ ऑलरेडी स्ट्रेस जो है वो लग रही है ऑल अराउंड। फिर जब वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा या किसी वजह से लोड पड़ना स्टार्ट होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लोड जो है वो इंक्रीज करता है। तो जो लोड इंक्रीज करता है डेल्टा सिग्मा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएटर स्ट्रेस। तो पहले कितना लग रहा था? सिग्मा 3। इसमें कितना और ऐड कर दिया? डेल्टा सिग्मा। तो अब कितना बन गया? ये सिग्मा 1 बन गया, राइट। तो डेल्टा सिग्मा क्या रहेगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, यही हमारी होगी डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इन दोनों के बीच का जो डेविएशन होता है वही आपका डेविएटर स्ट्रेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज जनरली एप्लीकेबल टू। ठीक है, तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट सेम चीज के लिए होता है जिसके लिए ट्राई एक्सियल टेस्ट है, बट ये ओनली एंड ओनली फॉर सैचुरेटेड क्लेस के लिए ही आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
In an undrained triaxial test on a saturated clay, the poisson ratio is तो भाई जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में जब स्ट्रेस बढ़ाओगे तो सॉइल लेटरली एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। सॉइल क्या करती है? लेटरली एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, बट हम लोग मानकर चलते हैं कि एक्सपेंड कर नहीं पाएगी, तो हम लोग क्या कर देंगे? लेटरल स्ट्रेन को 0 कर देते हैं। तो जो लेटरल स्ट्रेन होगी एप्सिलॉन 3, ये बन जाएगी आपके पास सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन ई और माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपॉन ई। ठीक है, और इसको कर देंगे 0 के बराबर। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो दोनों दो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन को आप जेड मान लेते हो, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन को जेड मान लेते हो तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो सिग्मा 2 है ये भी क्या बन जाएगा? सिग्मा 3 बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा? सिग्मा 3 बन जाएगा। ठीक है, ई को भैया खत्म कर दो, ई भी यहां से आपका क्या हो गया? ये उड़ गया, ई को गायब कर दो। अब सिग्मा 3 कॉमन ले लूंगा तो यहां आएगा 1 माइनस म्यू, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये म्यू टाइम्स सिग्मा 1। ठीक है, म्यू टाइम्स सिग्मा, नहीं लेकिन हमें तो म्यू की वैल्यू निकालनी है ना, हमें तो वैल्यू ही म्यू की निकालनी है, तो क्या करें भाई? तो सिग्मा 3 इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। तो यहां से म्यू बराबर क्या आ गया? म्यू बराबर क्या आ गया? सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। ठीक है, सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। ठीक है, आंसर ए आ गया सभी का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, shear failure of soils takes place when? ठीक है भैया, पहले सवाल पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं। जब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कोहेशन इज रीच्ड इन कोहेसिव सॉइल, फाई रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन कोहेशनलेस सॉइल, रेजिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग मोहर सर्किल बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो शियर स्ट्रेंथ है वो यहां मैक्सिमम होती है, दिस इज टाउ मैक्स। और ये जो लाइन होती है, दिस लाइन रिप्रेजेंट शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर हम लोगों ने सोम में पढ़ रखा है, ये हम लोगों ने सोम में पढ़ रखा है कि मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइन एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है सिग्मा एन और जो टाउ होती है वो इसके इंक्लिनेशन का फंक्शन होती है। तो सेम चीज सॉइल के अंदर भी होती है, अलग अलग इंक्लाइन प्लेन पर इसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो याद रखिएगा जिस प्लेन पर, क्योंकि मोहर सर्किल का हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, लेकिन यहां पर जो स्ट्रेंथ है जिसको हम लोग टाउ एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ क्या है? टाउ मैक्स से ज्यादा है। इट मे बी लाइक कि जनरली लोगों की मंथ के स्टार्टिंग में खर्चे भी ज्यादा होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, घर के लिए राशन लाना है, ठीक है, नेट का सब्सक्रिप्शन है, 50 तरह की चीजें हैं, घर की इंस्टॉलमेंट जानी है, लोन हो सकता है, तो मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपके खर्चे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट वीक में आपके पास खर्चे ज्यादा हैं तो उसी समय आपको सैलरी भी मिलती है। हाँ समझ रहे? तो यहां पर क्या है, नो डाउट खर्चा है, बट आपकी सैलरी उससे ज्यादा है, आप मैनेज कर लोगे। तो इस प्लेन पर अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रही है तो यहां पर शियर स्ट्रेंथ भी क्या है? ज्यादा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, आपका रोकड़ा भी कम होता जाता है और खर्चा भी कुछ ना कुछ है। एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पर जितनी शियर स्ट्रेंथ सॉइल के अंदर आ रही है उतनी ही इसकी शियर स्ट्रेंथ भी है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी? फेल कर जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी? फेल कर जाएगी। ठीक है, तो भैया इस प्लेन का जो इंक्लिनेशन होता है उसी को आप क्या बोल सकते हो? मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बीटा। तो यहां पर सॉइल आपकी क्या करेगी? फेल करेगी। यहां पर सॉइल आपकी क्या करेगी? फेल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A vein 20 centimeter long and 10 centimeter in diameter was pressed into soft marine clay at the bottom of a borehole. Torque was applied gradually and failure occurred at 2000 kg per centimeter. The cohesion of the clay in kilogram per centimeter square is. ठीक है भाई, ये टॉर्क की यूनिट गलत दे रखी है, केजी पर सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, केजी सेंटीमीटर होगा, क्योंकि न्यूटन मीटर होता है ना टॉर्क, तो केजी सेंटीमीटर होगा। ठीक है भाई, तो वेन की लेंथ दे रखी है, डायामीटर दे रखा है, और क्योंकि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखा है तो इसी में रहने दो। आंसर क्या आ रहा है? सी आ गया, वेरी गुड। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर टॉप और बॉटम दोनों में शेयर हो रही है, अगर टॉप और बॉटम दोनों में शेयरिंग हो रही है तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है ना, अगर केवल बॉटम में शेयर तो dy/12 हो जाता है। तो गिवन है h कितना है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, टॉर्क 2000 kg सेंटीमीटर होगा, ना कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर। व्हेन बोथ टेक पार्ट इन शेयरिंग टॉप एंड बॉटम, देन टाउ बराबर होता है T/πd² h/2 प्लस d/6। केवल फॉर्मूला याद रखने का खेल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, और कैलकुलेशन भी उसने आपके लिए आसान बनाई है, पाई के टर्म्स में ही आंसर देना है। ठीक है, पाई के टर्म में ही आंसर देना है। भैया इसको लगा ही आप केवल किसके टर्म में कर सकते हैं, आप सॉफ्ट सॉइल्स के लिए, सॉफ्ट क्ले के लिए। ठीक है, चलिए समाप्त। ठीक है, तो आज थोड़े हमने काफी स्पीड से किए, तो काफी क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, तो 40-50 अच्छे क्वेश्चंस कम से हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, थोड़े बहुत टाइम में आपका टाइम बढ़ाएंगे, मैं जरा सा फ्री हो जाऊं, अभी जरा टाइम की थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है कुछ दिन। ठीक है, फिर आपका टाइम भी बढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे एक दिन में कम से कम, ठीक है, 80-100 सवाल तो हों आपके। ठीक है, तो कल हम लोग एफएम करेंगे। मैंने आपको क्यूआरपी को किस तरीके से आपने क्यूआरपी का फायदा उठाना है वो मैंने आपको बता दिया। आप भैया पढ़कर आइए। ठीक है, सब्जेक्ट आपको एक दिन पहले मालूम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो सबसे पहले। कल अगर एफएम है तो आपका काम है कि आप अब से कल तक एफएम रिवाइज करेंगे। आप कल आइए और एफएम इसको आप एज ए टेस्ट लीजिए, एज ए टेस्ट। बाकी सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। सामने देखो, एग्जाम में आपने रटा हुआ आंसर लगाया है कि हाथों हाथ सॉल्व करके लगाया है, नंबर पूरे मिलेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके कॉम्पिटिटर ने, सर उसने तो आंसर रटा हुआ है। अरे एग्जाम में भी तो अगर वो चाहे रटा हुआ है आपसे पहले करेगा तो उसका पेपर तो आपसे पहले हो जाएगा ना। तो आपको इस बात से मतलब नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर चाहे चीटिंग करके आपसे पहले आंसर करे, चाहे वो सॉल्व करके आंसर करे, चाहे वो रटा हुआ है, अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे पहले आंसर कर रहा है तो वो एग्जाम में भी आपसे पहले आंसर करेगा। ठीक है, आपसे पहले आंसर करेगा, समझ गए। तो आपको तैयारी करके आनी है और बाकियों से कॉम्पीट करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइव रहना। फॉर्म की हार्ड कॉपी, हाँ फॉर्म की हार्ड कॉपी मेरे ख्याल से सेंड नहीं करनी है, लास्ट टाइम भी सेंड नहीं की थी हार्ड कॉपी। जब आप उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि पहले उसने बोला है कि मस्ट सेंड, बट आगे उसने लिखा हुआ है कि इसके बारे में अलग से प्रेस में विज्ञप्ति दी जाएगी, अलग से, ठीक है, नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, अलग से नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी तो नहीं भेजना है। बाकी जिन्होंने लास्ट टाइम फॉर्म भरा था, क्योंकि मुझे भी याद नहीं, तो लास्ट टाइम जिन्होंने भी फॉर्म भरा था सब लोग कंफर्म करें कि फॉर्म हम पिछली बार हमने हार्ड कॉपी नहीं भेजी थी। ठीक है, अगर वो मंगाते हैं किसी वजह से तो हमें भेजनी पड़ेगी, तो वो नोटिस देंगे इसका। ठीक है, हाँ भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग खुद से करते रहा करो, मुझे ना बोलना पड़ा करे, है ना, जो मेरा काम है। वो मैं करता हूं। ये हमारा एजू फॉर टेक का अपना जो लेक्चर था वो सबसे ऊपर दिखता था पहले।
अब नहीं दिखता, या तो कुछ टैक्स वगैरह में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं भेजना, ठीक है, तो हाँ फिर हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। बाकी भैया इलाहाबाद वाले तो जाकर पता भी कर सकते हैं, आप लोग बाकियों को गाइड करोगे, हमें गाइड करना पड़ता है ना, आप लोग सब जाएं वहां जाके पता करें। चलिए फिर, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग। अच्छा देखो, हाईवे स्ट्रक्चर सर्वे इनकी मैराथन जिनको भी देखनी है, तो आप मेरा एक 3 दिन का एसएससी जेई का क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, एसएससी जेई 3 days रिवीजन कोर्स, उसमें आप देखिए वहां पर आपको और मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए ठीक है भाई, गुड नाइट एवरीवन, क्योंकि विजन बैच की क्लास भी है तो चलते हैं, कल मिलते हैं एफएम के। कल भैया कल लाइव वॉचिंग धांसू रहनी चाहिए, कल लाइव वॉचिंग 200 प्लस करना है यार, कल 100वां सेशन होगा अपना क्यूआरपी का, तो कल एक सक्सेस जो है वो बनती है ना, एक पार्टी बनती है कल, कल अपनी सेंचुरी पूरी होगी, तो कल का सेशन स्पेशल थोड़ा होना चाहिए आप लोगों की ओर से, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइव वॉचिंग रखिएगा कल, ठीक है, मजा आएगा कल, कल अपना शतक पूरा हो जाएगा क्यूआरपी का। ठीक, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। वेबसाइट बस बन चुकी है, आज मेरे ख्याल से फाइनल हो जाएगा, कल से आप वेबसाइट विजिट कर पाओगे, ठीक है, आज फाइनल हो जाएगी। ये खजाना है, क्यूआरपी नाम का खजाना आप लोगों के आगे के लिए, किसी को भी तैयारी करनी हो कुछ मत पढ़ो, एक तरफ से क्यूआरपी देखना शुरू कर दो, उसी